बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम उस्मान हबीब। प्रीवियस हम लोगों ने नील बोहर का एटॉमिक मॉडल शुरू किया हुआ था। आज हम लोग नील बोहर एटॉमिक मॉडल चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ई कैट की क्लासेस पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और आप लोग यहाँ पर आकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री की क्लास को लाइव ज्वाइन करें और अपनी ई कैट के लिए तैयारी करें। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी चीज़ों को ज़रा रिवाइज कर देते हैं। बेसिकली डेरिवेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, अभी जो मैं नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में कर रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन के ऊपर से इस वजह से गुजर रहा हूँ क्योंकि उनमें बाज़ इक्वेशन ऐसी हैं जिन पर एमसीक्यूज बन सकता है। जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे, एटम की बात कर रहे थे। लेट्स सपोज ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। हम लोग बात कर रहे थे कि पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड करने के लिए इक्वेशन डिराइव की थी। पहली जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव की थी वो थी रेडियस के लिए इक्वेशन। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का अगर हम लोग रेडियस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या इक्वेशन डिराइव की थी? उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी। अब इस रेडियस की इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यूज बन के आएगा, आपसे किसी भी हाइड्रोजन के एटम में किसी भी ऑर्बिट का रेडियस पूछ सकता है। अब ये रेडियस की इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.0529। अब ये नैनोमीटर में मैंने वैल्यू लिख ली है, बाज़ दफ़ा आपसे नैनोमीटर से वैल्यू पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ऐसे भी तो रेडियस की इक्वेशन बन सकती है। अब रेडियस की इक्वेशन को ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं कि रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इन कांस्टेंट को दोबारा से लिखना है। क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m z e का स्क्वायर। बाज़ दफ़ा आपसे एमसीक्यूज होता है कि which one of the following equation for the radius of electron in an orbit is true, correct? Which one of the following is correct? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ दीज के ऊपर लगाएंगे। ये तीनों इक्वेशन हम लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। अब ये थी पहली इक्वेशन जो कि रेडियस के लिए थी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए थी। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की थी वो थी वेलोसिटी के लिए, कि हम लोग जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करेंगे किसी भी ऑर्बिट में, तो वो फार्मूला क्या होगा जिससे हम किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो ये था कि वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था z डिवाइडेड बाय n, मीटर पर सेकंड की बात की थी। अब ये जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का फार्मूला आप इस तरह भी तो लिख सकते हो कि वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी आपके सामने 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करके उनकी कैलकुलेशन से आई थी। वो कांस्टेंट कौन से थे? वो कांस्टेंट थे z e का स्क्वायर, अगर इसको मैं कंबाइन लिखूं, z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n z e का स्क्वायर 2nh एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन पर एमसीक्यूज बनकर आ सकता है। तो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो इसको डिराइव, बाज दफा मैं क्या करता हूं, हमें इक्वेशंस डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो उसमें बाज इक्वेशंस ऐसी आती हैं जो जिनके ऊपर एमसीक्यूज बनता है, इसलिए मैं डेरिवेशंस के ऊपर से जाता हूं और जल्दी से उसको डिराइव कर पाऊं फाइनल। तो आप लोगों को क्या करना है, फाइनल इक्वेशन याद रखनी है जिसके ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यूज बन सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की हम बात करें, अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कि हमें अगर किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसको फाइंड कैसे करते हैं। आपसे पहले ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, आपसे दूसरे ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला क्या है और कैसे आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर के। अब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी, वी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव कर दी है कि वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2nh इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर लेंगे कि z e का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट होल का स्क्वायर लिख लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m z का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन बनने वाली है 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग z का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसमें हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को अलग करेंगे और z डिवाइडेड बाय n को अलग कर लेंगे, क्योंकि z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एटम के लिए वेरी करता है। नंबर ऑफ n शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, तो हम पहले ऑर्बिट की बात भी कर सकते हैं, दूसरे की भी, तो वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 h की पावर 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे लिख देंगे। अब ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे E जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, H प्लॉन्क कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, इनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। उन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगी इन कांस्टेंट की, तो वो आएगी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव कर ली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में डिराइव कर ली। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दूसरे में क्या होगी, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमारा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोगों ने याद रखना है और इसके ऊपर एमसीक्यूज बन के आ सकता है। अब कैसे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए फाइंड करनी है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये उसका पहला ऑर्बिट है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बात करनी है।
तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, हम लोग पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू भी 1 है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, और N की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में। अगर दूसरे ऑर्बिट में चेक करेंगे तो क्या पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इन सेकंड ऑर्बिट 13.6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे Z की वैल्यू तो उसी तरह 1 होगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 2 हो जाएगी, N की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से 13.6। अब इस पॉइंट को मैं खत्म करने के लिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ, या इस पॉइंट को खत्म करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय, इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को एक डिजिट में राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो राइट साइड में जब मैं एक डिजिट शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -1 हो जाएगी, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए, वो क्या आएगी, 4 1 4, 4 3 12, यहाँ पे 4 4 16, तो ये आ जाएगी 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो अब 10 की पावर -1 को दोबारा खत्म करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 3.4, हम लोगों ने 10 की पावर -1 को दोबारा खत्म कर दिया और पॉइंट को वापस अपनी जगह पे ले आए, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी पहले ऑर्बिट के लिए थी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और दूसरे ऑर्बिट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ रही है। तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह तो बहुत आसान है, हमें समझ आ चुकी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनवर्स रिलेशन में है n के स्क्वायर के साथ। अब n का स्क्वायर जितना, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम चार्ट में ऐड कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कि एक एटम के ऊपर, एक एटम के फर्स्ट सेकंड या किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है, तो हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों ने 13.6 वैल्यू लिखी है तो ये उस वक्त आप लोग अप्लाई करेंगे जब आपसे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में काइनेटिक एनर्जी पूछी होगी। अगर उसने काइनेटिक एनर्जी किसी और यूनिट में पूछी हुई है तो आप कुछ और यूनिट यूज करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता देता हूं कि अगर वो आपसे किलो जूल पर मोल में पूछता है तो फिर आप लोगों ने क्या यूज करनी है वहां पर, तो किलो जूल पर मोल में बात करेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय Z का स्क्वायर डिवाइड बाय N का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में की यूनिट में काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे किलो जूल
पर एटम में पूछी हुई है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड आपके लिए फॉर्म लेके आया हूं कि कांस्टेंट की जो वैल्यूज है आपने पुट की है, लेकिन अब आप लोगों ने यूनिट कौन सी लानी है, किलो जूल पर एटम वाली यूनिट लानी है। तो अब क्या करेंगे, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्यों चेंज हुई है, वैल्यू इस वजह से चेंज हुई है कि अभी एमसीक्यूज में आपसे पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी किलो जूल पर एटम के हिसाब से निकालें, तो आपने फिर क्या करना है, किलो जूल पर एटम के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेनी है। तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2। अगर आप लोगों से जूल पर एटम में पूछ ले तो क्या करेंगे, जस्ट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 कम होके -18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर जूल पर एटम। अब की बार जो आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है उसमें जूल पर एटम में वैल्यू पूछी गई है, इसलिए आप लोग तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। अगर आप लोगों से मोल पर एटम में पूछा हुआ है तो फिर क्या करेंगे, अगर आप लोगों से मोल की फॉर्म में पूछा हुआ है कि किलो जूल पर मोल में पूछा हुआ है, लेट्स सपोज करें किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इन किलो जूल पर मोल। अगर आप लोगों ने किलो जूल पर मोल में काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, 13 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर किलो जूल पर मोल में फाइंड कर सकते हैं। यानी एक मोल को इतने जूल काइनेटिक, एक मोल एटम्स की इतने जूल काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। अब अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा जाए तो वो तो मैंने पहले लिख लिया है यहाँ पे, लेकिन बाज दफा क्या होता है, एक और इक्वेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 अर्ग पर एटम। अर्ग भी एनर्जी की एक यूनिट है, तो एसआई सिस्टम के अलावा और सिस्टम भी तो हैं जहां पे हम लोग अर्ग को एज ए यूनिट इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। तो बाज़ दफा आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन, तो आप लोगों को यूनिट्स चेंज करके पूछ सकता है, आप लोगों को यूनिट्स चेंज करके एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आपको 3 इक्वेशन दी जाती हैं, उनमें यूनिट्स चेंज किया जाता है, तो आपने वहां पे ऑल ऑफ दीज पे लगाना होता है। बाज दफा वो एक इक्वेशन को करेक्ट कर लेता है, बाकी इक्वेशन को गलत कर लेता है, इस तरह भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और जितना करीब रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के। इट्स मीन कि अगर हम लोग बात करें, बाद में ऐसे एमसीक्यूज दे सकता है कि आप लोगों के पास है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए आपको दे दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आपको दे दिया सोडियम, सोडियम को 10 टाइम आयोनाइज किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, नील बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है।
सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से क्या मरा रहे हैं? ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। नील बोहर ने अपनी तमाम कैलकुलेशंस उन एटम के लिए की हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसके वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, या उसके पूरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। हम उसको एक वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे बना सकते हैं? उसके 10 एटम को क्या करेंगे, निकालेंगे और उसको 10 टाइम आयोनाइज करेंगे। 10 टाइम आयोनाइज करेंगे मीन कि उसके ऊपर मैं चार्ज क्या लिख सकता हूं, +10 लिख सकता हूं। जब +10 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या करते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बाकी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं +3, तो यहां पे ऑप्शन लिखते हैं डी। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर हीलियम का हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो एक बच जाएगा, तो वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे, तो ये हीलियम का सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बहुत दफा आपसे पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, कि इनके फर्स्ट ऑर्बिट में किस एटम के पहले शेल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आपने एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन की सेम शेल में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सोडियम लगाएंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर बाकी एलिमेंट से ज्यादा है, इसलिए उसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो आज इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप लोगों ने अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं। डेरिवेशंस आपको काम नहीं आएंगी, लेकिन डेरिवेशन करते हुए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो याद रखने लाजमी है, क्योंकि बाज दफा वो डेरिवेशन से कोई फार्मूला उठाता है उसके ऊपर एमसीक्यूज बना देगा। इन चालाकियों से आप लोगों ने अवेयर रहना है। तो इन फार्मूलाज को अपनी कॉपी पे साइड पे पेस्ट करते जाएं और इन फार्मूलाज को यूज करें, एमसीक्यूज के ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक द मैन नियर टू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। तो जितना ज्यादा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी टेस्ट भी कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो उस टेस्ट में भी आप लोगों ने सॉल्व करना है इन्हीं बिल्कुल फार्मूलाज के ऊपर। हम वो कहते होते हैं कि जब आप लोग कहीं लड़ने जा रहे हो तो अपने आप को असलहे से लैस करो। अब जब आप एक टेस्ट क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस टेस्ट में जो ई कैट का भी टेस्ट आ रहा है, एनएमडी कैट का टेस्ट आ रहा है, इसमें आपकी इक्विपमेंट क्या है? इसमें आपकी इक्विपमेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी इक्विपमेंट आपके फार्मूलाज हैं, इसमें आपका इक्विपमेंट आपकी ट्रिक्स हैं, आपकी टेक्निक्स हैं, जो कि आपको उस टेस्ट में काम आएंगी। तो अगर इस आज के लेक्चर में आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। और बाकी नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा उसको टोटल एनर्जी कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।